देखिए अमोनिया, तो अमोनिया एक गैस होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, N, इसमें 3 H है और इस प्लेस पे एक लोन पेयर भी होता है, ठीक, टेट्राहेड्रल सर। टेट्राहेड्रल होता है। अगर हम लोग बात करें इसके ज्योमेट्री का, तो इसका ज्योमेट्री हम लोग डिस्क्राइब करके देंगे कि वो टेट्राहेड्रल होता है। और बाय द वे अगर हम आपसे पूछ दे कि इसका शेप कैसा होता है, आप क्या आंसर दीजिएगा? शेप सर पिरामिडल होता है, पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल, केवल पिरामिडल नहीं बोलना है, ठीक है ना, वो ट्राइगोनल पिरामिडल। कारण क्या है कि पिरामिडल जो है ना वो ऑक्टा भी होता है, वो हेप्टा भी होता है, वो पेंटा भी होता है, वो क्वाड्रिलैटरल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो इस कारण से जब शेप का बात करें तो कौन से टाइप का पिरामिडल, तो ये कैसा है, ट्राइंगुलर पिरामिडल या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है? 107 डिग्री। हाँ 107 डिग्री, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है नाइट्रोजन का? सर sp3 सर। sp3। कारण है कि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने के कारण ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? sp3। sp3 में आपको पता होना चाहिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, आपको पता है ना? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, उससे पहले का एक्साइटेड स्टेट ये होता है, देख रहे हैं नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 सर। 5 7 तो उसका टॉप सॉरी, हाँ सॉरी 5 आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये क्या किया, 4 ऑर्बिटल बनाया और 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, एक ऑर्बिटल मेरा फुलफिल्ड है, बाकी सब का सब हाफ फिल्ड है, तो इन्हीं सब जगह पे आके हाइड्रोजन जुड़ता है, तो यही हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है इसका लोन पेयर, जिसमें कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है, उसी को कहते हैं लोन पेयर। तो आप अमोनिया को जानते हैं, अमोनिया का है ना सारा चीज आप देखे हुए हैं, स्ट्रक्चर वगैरह बहुत बार, तो आपको ये सब जानकारी ऑलरेडी है, ठीक है। दूसरा बात, अगर हम आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन कर दे कि लोन पेयर और NH बॉन्ड के बीच का जो एंगल है लेट बी थीटा और HNH के बीच का एंगल है लेट बी अल्फा, दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा होगा? सर अल्फा वाला। थीटा बड़ा होगा, थीटा वाला सर। हाँ सर थीटा होगा सर। ठीक है, सबको सपोर्ट में है, थीटा ज्यादा होगा। हाँ सर। कारण क्या है कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है सर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, इस कारण से थीटा जो होगा इट इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है, थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। चलिए आइए प्रिपरेशन में देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो हम लोग इसका बहुत सारा मेथड पढ़े हैं, उसमें से एक दो मेथड और है कि अमोनिया इज ऑब्टेन्ड ऑन स्मॉल स्केल, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट which evolve it when heated with caustic soda और lime। तो ये जो है ना सिंपल सा एक हीटिंग प्रोसेस कर दिए और स्मॉल अमाउंट में अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। जनरल तौर पे यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है, लेबोरेटरी मेथड। हमको ज्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमको कम ही क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, मगर जल्दी चाहिए, तो लेबोरेटरी मेथड में बेसिकली ये काम करते हैं हम। अच्छा, स्लैक्ड लाइम किसको बोल रहा है यहाँ पे? स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। चलिए ये तो बात हो गया कि NH4Cl जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, मींस किसी भी हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो अमोनिया गैस देता है, उसके साथ में सॉल्ट बनाएगा, उसके साथ में वाटर रिलीज करेगा। आपको ये बात पता चल रहा है कि ये तो बेस है, सबको पता ना? यस स्ट्रॉन्ग बेस। और इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, सॉल्ट सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो इसका मतलब NH4Cl जो है वो एसिडिक सॉल्ट है। क्या आप समझे इसका नेचर? एसिडिक सॉल्ट ये किसकी तरह भी है? एसिडिक सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं सर? एसिडिक सॉल्ट इसलिए कह रहे हैं कारण ये है
कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पे जो सॉल्ट बना रहा है, ठीक है, इसको अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराइएगा ना तो एक एसिड आपको निकलता हुआ दिखेगा। वैसे आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं होता है, आप सिंपल समझ सकते हैं कि NH4Cl इज द कॉम्बिनेशन ऑफ NH3 एंड HCl, इन्हीं दोनों का ना कंबाइंड फॉर्म है वो, ठीक है। NH3 बेस होता है, हाँ मगर ये लिविस बेस होता है ना, और HCl हर टाइप का एसिड होता है, और NH3 अगर बेस है तो उससे काफी ज्यादा फॉर्म में अगर हम देखें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या आपको ये जानकारी है कि HCl एसिड हाँ है, ये सर NH3 बेस हाँ है, स्ट्रॉन्ग एसिड। लिविस बेस जो होता है वो ब्रॉन्स्टेड और आर्हेनियस एसिड से हमेशा कम रिएक्टिव होता है। अगर NH3 है एक बेस तो ये लिविस बेस है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। NaOH अगर बेस है तो ये बेस है क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप OH है, इसको कहते हैं आर्हेनियस बेस, या फिर आप इसको ब्रॉन्स्टेड बेस भी कहते हैं, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड, मगर ये क्या कहलाता है, लिविस बेस कहलाता है। जो भी आर्हेनियस या ब्रॉन्स्टेड बेस होगा यानी जिसके पास OH होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा कंपैरिजन टू लोन पेयर। एग्जैक्टली वही बात है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई कंपाउंड होता तो वो लिविस बेस की तरह लिविस एसिड होता, मगर क्योंकि ये H+ दे रहा है HCl, ये जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंपैरिजन टू NH3 एज बेस। तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ गया समझिएगा। मान लीजिए 50 यूनिट एसिड कैरेक्टर है और 30 यूनिट बेस कैरेक्टर है, तो न्यूट्रलाइजेशन तो 30 का होगा ना, हाँ सर। और 20 यूनिट अभी भी एसिडिक कैरेक्टर बचेगा। यस सर। इसी को कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। समझ में आया अभी? हाँ सर। इनऑर्गेनिक बोल रहे हैं जो आप इक्विलिब्रियम पढ़े, आयनिक इक्विलिब्रियम में इन सबका एसिड बेस का सबसे ज्यादा डील होता है और उसी के बेसिस पे आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे। तो अभी सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या, अगर अमोनियम क्लोराइड अल्कली या अल्कालाइन हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया फॉर्म करेगा, उसके साथ सॉल्ट बनाएगा और वाटर रिलीज करेगा, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से याद रखिएगा इसको। हाँ, सेकंड नंबर, अमोनिया इज फॉर्म्ड व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड विथ लिथरेज, और कुछ नहीं है वो PbO है। और यहाँ देख रहे रेड कलर का आपको दिख रहा है, राइट साइड में देखिए रेड कलर का, यस सर। हाँ सर। यही है लेड ऑक्साइड, ठीक है, यही है लिथरेज, जनरल नेम इसका लिथरेज, ठीक है, यही है लेड ऑक्साइड, ऐसा रेड कलर का होता है सॉलिड। जब ये रिएक्शन करेगा NH4Cl के साथ तो ये प्रोड्यूस करके दे रहा है NH3 सॉल्ट वाटर। क्या ऊपर और नीचे वाले में कोई डिफरेंस है? सर उस वहाँ पे लेड ऑक्साइड यहाँ यूज किया जा रहा है, यहाँ तो नहीं, प्रोडक्ट के नेचर में कोई डिफरेंस है? नहीं सर, दोनों में नहीं। सॉल्ट और वाटर तो ही बन इसका रहा है। मतलब ये जो है ये बेस की तरह बिहेव करना चाहिए। क्या वाकई में ये बेस है? हाँ सर, बेस तो है ना सर। कैसे कैसे PbO बेस कैसे है? सर मेटल ऑक्साइड है ना सर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना, मेटल ऑक्साइड्स क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो इसका नेचर बेसिक है, मगर इसके ऊपर वाला क्या है, ये पूरा का पूरा बेस ही। तो बेस से रिएक्शन कराएं या मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराएं, हम लोग को हर बार क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है। डिफरेंस समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, अल्कली का या फिर अल्कालाइन का, अल्कली या अल्कालाइन का हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, ठीक है। ये हम S ब्लॉक का बात किए ना अभी आपके सामने, यस सर। ये अल्कालाइन लिखे थे, ठीक है, ये S ब्लॉक का। मगर आप भी जान रहे हैं कि लेड जो होता है वो कैसा होता है, D ब्लॉक एलिमेंट होता है। क्या आपको ये जानकारी है कि लेड जो होता है वो D ब्लॉक एलिमेंट है? सर डी ब्लॉक? तो लेड कहाँ होता है? सब P ब्लॉक में होता है ना, कई सीता जी सुने प्रभु 14 ग्रुप 14। एकदम आप ठीक बोले, लेड P में होता है। सबको ही सही बोलिए, कंफर्म कीजिए भाई, कंफर्म कीजिए यस बात। सर। ठीक, मगर क्या लेड से पहले D आता है?
हाँ सर, यस सर। लेट से पहले मतलब कि पी ब्लॉक से पहले डी ब्लॉक आता है। नहीं वो नहीं कह रहे हैं, वो तो बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जो कि पी ब्लॉक का होता है, मगर उससे पहले डी ऑर्बिटल तो नहीं आता है ना, डी ऑर्बिटल नहीं आता है ना। अच्छा ठीक है, नाइट्रोजन के पहले क्या डी ऑर्बिटल आता है? सर मतलब कि जैसे सेकेंड पीरियड में डी ब्लॉक नहीं आता है, थर्ड पीरियड से आना शुरू होता है। वही बात हम बोल रहे हैं सर ना, वो बोल रहे हैं। हाँ वही बात बोल रहे हैं कि पी ब्लॉक का कुछ एलिमेंट ऐसा है, ठीक है, जिसके पहले डी नहीं होता है, और कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसके आगे में डी होता है। सही, तो जिसके आगे में डी होता है उसका पूरा नेचर जो है ना वो डिसाइड करता है डी ऑर्बिटल। शायद आप जानते या नहीं जानते, आप डी और एफ तो पढ़े नहीं है ना अभी, तो आप नहीं जानते, ठीक है। अगर मेरा एलिमेंट पी ब्लॉक का भी है और अगर इसके पहले डी ऑर्बिटल आ जाता है तो पूरा का पूरा इसका जो केमिकल नेचर होता है वो डिसाइड करता है डी ऑर्बिटल। समझे क्या बोले? बिस्मथ पी ब्लॉक का है, ग्रुप 15 का ही है अपना, ठीक है, मगर इसका नेचर डिसाइड कौन करता है? डी डिसाइड करता है, इसका नेचर डी डिसाइड करता है। और इसी कारण से पी ब्लॉक का होते हुए भी इसको हम लोग मेटल कहते हैं, और पी ब्लॉक का होते हुए भी इसको हम लोग मेटल कहते हैं। सबके पीछे कारण कौन होता है? डी। डी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है अगर कोई अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करता है या कोई भी अपने बाकी के ग्रुप के एलिमेंट से हट के बिहेवियर शो करता है, उसके पीछे हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी डी का ही होता है, ठीक है। एस और पी का कोई भी नेचर अलग नहीं होगा, एस और पी के एलिमेंट का कोई भी नेचर अलग नहीं होगा, बशर्ते उसके अंदर अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तब। अगर डी ऑर्बिटल आ गया तो बाकी सारे एलिमेंट से हटके वो नेचर शो करेगा, बाकी सारे एलिमेंट से हटके नेचर शो करता है। जहां से आपका मेटलॉइड स्टार्ट होता है, आप जानते हैं ये भी है ना पी से बिलोंग करता है, और जहां से आपका है ना फिर मेटल से स्टार्ट होता है, आप देखिएगा इसके पहले डी होता है, डी का इफेक्ट है। अब आप चुन के उसमें से बोरोन मत निकालिएगा, ठीक है। अगर डी का इफेक्ट है उसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, जितना ज्यादा डी आएगा उतना ज्यादा उसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये होता है इसके अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर ऐसा नेचर होता है। तो हम आपको वही अभी समझा रहे थे कि पीबीओ जो है ना ये डी से अफेक्टेड है, डी से अफेक्टेड है कौन? पीबी, लेड। और इस कारण से इसका जो ऑक्साइड होगा, इसका ऑक्साइड ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक हाइड्रोक्साइड की तरह बिहेव करेगा, कहने का मतलब एक बेस की तरह बिहेव करेगा। और बेस की तरह बिहेव करने के कारण एक एसिडिक सॉल्ट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो अमोनिया जनरेट करेगा, लेड क्लोराइड देगा और वाटर जनरेट करेगा। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक, आगे और बढ़ते हैं। ये हो गया दो मेथड। नेक्स्ट अपने पास है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, देख रहे हैं लेफ्ट में AlN, हाँ सर। और उसके साथ Mg3N2। ये दोनों का दोनों क्या है? ये दोनों का दोनों नाइट्राइड है, ठीक है। तो नाइट्राइड जब कभी भी रिएक्शन करेगा किसके साथ? वाटर के साथ। आप बता सकते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड का नेचर एसिडिक है कि बेसिक है? सर एसिडिक नहीं, बेसिक। हमको तो पता है नहीं, हम तो बस पूछ रहे हैं। सर शायद बेस बना रहा है इसीलिए शायद बेसिक हो। देखिए ना ना ना, ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना इसके बेसिस पे, ये रिएक्शन कैसे कर रहा वो बात की बात। देखिए एल्यूमिनियम जब नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस समय ये बिहेव करेगा किसकी तरह? ये बिहेव करेगा, ये एल्यूमिनियम जो है ये बिहेव करेगा एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड की तरह, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की तरह ये बिहेव करता है। मगर आपको ये भी तो पता है कि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन फिर भी बच जाता है। हाँ सर। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो है वो ठीक है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ड्यू टू एल्यूमिनियम, मगर नाइट्रोजन के कारण ये किसकी तरह? बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है।
अब इफेक्टिव कौन? तो एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन चाहिए और नाइट्रोजन के पास कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि ये अनपेयर्ड अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो उसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना के रखता है, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसमें पता है डाउटफुल बात यही है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हुए भी किसकी तरह बिहेव करता है? बेस की तरह बिहेव करता है। और उसके पीछे कारण क्या है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। कोई हमसे चाहे तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि सर AlCl3 में भी तो इसके पास लोन पेयर होता है, करना है? देखिए हम ऐसा थोड़ी ना है कि आप कुछ बोल यार दीजिएगा, बता ही रहे थे, दे। बता दीजिए। इसके बाद देखिए कितना सारा लोन पेयर है ना, एकदम जबरदस्त लोन पेयर है इसके पास, ठीक है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मगर क्या होता है ना कि एल्यूमिनियम और क्लोरीन इन दोनों का नेचर आयनिक होता है, दोनों का नेचर आयनिक होता है, मतलब आयनिक ज्यादा और कोवेलेंट कम, आयनिक ज्यादा कोवेलेंट कम। इस कारण से अगर आयनिक नेचर है तो आयनिक नेचर में लोन पेयर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। क्या आपको ये बात पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। जब भी आवाज नहीं आई, फिर से एक बार। जब भी आयनिक नेचर होगा किसी भी कंपाउंड का तो वैसे केस में लोन पेयर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। मगर एल्यूमिनियम जब नाइट्राइड बना रहा है तो क्या नाइट्रोजन का आयनिक नेचर होता है? नहीं, इसका कोवेलेंट नेचर होता है। और जिसका कोवेलेंट नेचर हो गया वहां पे लोन पेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। कारण क्या है? ये अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है। इस कारण से एल्यूमिनियम नाइट्राइड में लोन पेयर होने पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेस की तरह बिहेव करेगा। मगर जब एल्यूमिनियम क्लोराइड बना तो लोन पेयर होने के बावजूद, क्योंकि ये आयनिक नेचर का होता है और इसी कारण से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पे ज्यादा इफेक्टेड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। और जिसके कारण ये कौन से नेचर को रखेगा? एसिडिक नेचर को रखेगा, जिसके कारण ये एसिडिक नेचर को रखेगा। क्या आपको बात समझ में आई? कब एसिड होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और कब बेस की तरह बिहेव करेगा? नहीं समझे? हाँ ठीक। अभी जैसे अब एक आंसर है ना, दीक्षा हमको ये दी कि सर ये बेस बना रहा है तो बेसिक नेचर का ही होगा, ये भी है ना बहुत बढ़िया बात, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बाय द वे अगर कोई भी एक कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो खुल के सामने आता है। हम लोग को एल्यूमिनियम नाइट्राइड के लिए बहुत पता लगाना पड़ा, मगर क्या हम लोग को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कुछ भी पता लगाना है? यहाँ एल छुटा हुआ है, ये हम लोग को पता है ना कि एक बेस होगा। तो यहाँ पे आपको यही सब चीजें ना सारे के सारे एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। यही चीज आपको बताया गया। अगर कोई एक एसिडिक सॉल्ट है और आप उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराइएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड देगा। अगर कोई बेसिक सॉल्ट है या कंपाउंड है, वाटर के साथ रिएक्शन कराइएगा, ये आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करेगा। सबका सब आयनिक इक्विलिब्रियम का बात होता है, सबका सब आयनिक इक्विलिब्रियम का बात होता है, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही एल्यूमिनियम नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करके हमको एक बेस प्रोवाइड किया एल्यूमिनियम का और उसके साथ अमोनिया दिया। मैग्नीशियम नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम का बेस प्रोवाइड किया और उसके साथ अमोनिया दिया। एक्चुअल में अमोनिया यहाँ पे साइड प्रोडक्ट होता है, मगर क्योंकि अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है इस कारण से मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसको लेके चलते हैं, ठीक है। अगला बोलिए बोलिए। सर ये अल्युमिनियम नाइट्राइड वाला जो आप समझाए सर एक बार फिर से बताइए ना। आपका ये सर नेटवर्क चला गया था मेरा, मतलब लीव हो गया था। अच्छा ठीक है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड के आउटर मोस्ट सेल में नाइट्रोजन के 5 और एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें से आयनिक बॉन्ड बनाया या कोवेलेंट बॉन्ड बनाया? कोवेलेंट। तो ज्यादा कोवेलेंट होगा
ज्यादा कोवेलेंट होने का हम्म। मतलब क्या होगा कि लोन पेयर जो है ना ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, और लोन पेयर के प्रेजेंट होने के कारण ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पूरा कंपाउंड बेस की तरह बिहेव करेगा। समझे, यही चीज बता रहे थे, ठीक है। यस सर। और अगर आयनिक नेचर होता तो लोन पेयर का फिर कोई काउंटिंग नहीं होता है। आयनिक नेचर में, आयनिक बॉन्ड में कभी भी लोन पेयर का कोई काउंटिंग नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे का बात, आप ऐसा ना सोचिए कि खत्म हो गया वो। अच्छा, हम लोग एक और मेथड जानते हैं क्या, हैबर प्रोसेस, यस सर। है ना। एक और है ना हैबर प्रोसेस, ये पता नहीं लिस्ट में छूट गया होगा, हमको लगता है खाली स्थान भरना है हम लोग को। हैबर प्रोसेस, क्या आपको ये पता है कि इसमें सिंपल हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा दिया जाता है और इसमें अमोनिया बन जाता है। सर ड्राई नाइट्रोजन यही ना? और हाइड्रोजन जो है, मान लीजिए जैसे क्या बोले राहुल एक बार फिर से। वो ड्राई नाइट्रोजन के साथ जो करते हैं। तो भींगा हुआ नाइट्रोजन खा सकते, नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है। और गैस को ले जाके हम लोग इसके साथ रिएक्शन करते हैं। अब जो आप ड्राई का बात कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वेरी हाई, ठीक है। और इसका प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर। यस सर, 2000 शायद एटीएम रहा। नहीं, 200 एटीएम, हाँ ठीक है, हाँ 200 एटीएम, 210 एटीएम चलता है। और टेम्परेचर जो है ये 800-900 के करीब रहता है, 800 केल्विन के अराउंड, ठीक है। 720, 800 यही है ना, डिफरेंट मतलब वैरी करता रहता है। तो टेम्परेचर भी काफी होना चाहिए, प्रेशर भी काफी होना चाहिए, तब कहीं जाके ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ अटैच होता है। कोई ये बताएगा इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्यों जरूरत है इसको? Why there is need of much high temperature and very छोटा सर है ना सर, नाइट्रोजन का बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तोड़ना मुश्किल है। एकदम ठीक। नाइट्रोजन क्योंकि 3 बॉन्ड बनाता है दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ, और जब तक ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकेज नहीं होगा तब तक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसी कारण से इसके ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं जिसके कारण ये बॉन्ड टूटता है। अच्छा, अब इतना हाई प्रेशर देने का क्या जरूरत, बॉन्ड तोड़ने में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं। सर अगर डेफिनेशन पूछ लिया तो क्या लिखेंगे? क्या बोले आशुतोष? सर डेफिनेशन इसका पूरा अच्छा से किसका डेफिनेशन? हैबर्स प्रोसेस डिफाइन करने के लिए। हाँ आता है। तो इट इज द प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया by combining hydrogen to nitrogen at very high temperature of around 720 to 800 Kelvin with the pressure around 210 to 250 atm। बस इतना ही डिफाइन करना, ज्यादा नहीं, फिर रिएक्शन लिख के दे। हाँ, और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पे पूछ रहे थे कि हाई प्रेशर का हमको क्यों रिक्वायरमेंट होता है? सर ताकि वो दूर दूर चला जाए। कौन दूर चला जाए? तो प्रेशर दीजिएगा तो प्रेशर ऐसे काम करता है, प्रेशर ऐसे काम करता है, प्रेशर ऐसे नहीं काम करता है ना। ओ हाँ, यस सर। कारण ये है कि नाइट्रोजन भी एस्केपेबल होता है, हाइड्रोजन भी एस्केपेबल होता है। ये दोनों काफी दूर दूर भागेगा, बहुत लाइट वेट होता है, बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है। और ये थोड़ा हैवी होता है, तो दोनों अलग अलग रहेगा ना। अगर आप कंटेनर रखिएगा तो निचले तल्ले में नाइट्रोजन रहेगा, ऊपरी तल्ले में हाइड्रोजन रहेगा। तो इन दोनों को कंबाइंड होने के लिए एटलीस्ट हिट तो करना पड़ेगा, और हिट करने के लिए ही प्रेशर बढ़ाया जाता है, ठीक है। प्रेशर इसीलिए बढ़ाया जाता है। चलिए यहाँ तक का बात हो गया। हाँ, और आशुतोष लिख लेंगे ना हैबर प्रोसेस का डेफिनेशन? यस सर। चलिए ठीक है, याद हो जाने चाहिए, पूरा रिएक्शन केवल है ना बना के लिख देना और कुछ नहीं करना। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अमोनिया इज कलरलेस गैस विथ अ कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट ऑर्डर। पंजेंट ऑर्डर मतलब
बहुत सर खराब। वो जो वॉशरूम के बाद से स्मेल आता है ना हाँ सर, हाँ वो वाला। बस वैसा ही, ठीक है, मंजीत एकदम सर बताए थे। खराब टाइप का है ना, ये महकता है, जाने दीजिए। इट ब्रिंग्स टीयर इनटू द आईज, ठीक है, ये तो समझ गए होंगे कि ज्यादा अमोनिया में रहिएगा तो आंख से पानी निकलने लगेगा, ठीक है, ये इसका इफेक्ट है, ये इसका इफेक्ट, बस कुछ नहीं। आई जो है सेंसिटिव है, अब उस ये बायोलॉजी का टर्म हो गया, ठीक है, कि आई सेंसिटिव है, इस कारण से क्या होता है उसमें टीयर्स आ जाता है, वहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने जा रहा है। हाँ अच्छा, इट इज लाइटर देन एयर, ये एयर से लाइटर है। इट इज हाईली सॉल्युबल। अच्छा, तो इसका डेंसिटी क्या होता है किसका? अमोनिया का? अमोनिया का डेंसिटी, ये गैस है, गैस का डेंसिटी कैसे निकालिएगा? गैस का डेंसिटी कैसे होगा? वही पूछ रहे हैं इससे, गैस का डेंसिटी कैसे निकालिएगा? देखिए थर्ड नंबर, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल उसमें है ना डिसॉल्व होगा। उसके पीछे कारण यहाँ देख रहे हैं, ये कौन सा बॉन्ड है, कोई बताएगा? ये वाला डॉट वाला पार्शियल बॉन्ड। सर वो हाइड्रोजन इज हाइब्रिड वाला। सर एक क्लाउड होता है। क्या लिखे हम? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओ हाँ हाँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच ये सर। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको देख के नहीं लग रहा है कि ये वाला फिगर पता नहीं क्या है? हाइड्रोजन सर दो वो बॉन्ड, हाइड्रोजन दो बॉन्ड बना रहा है, ये Yes, ऑक्सीजन sir. के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, वो थोड़ा गलत है। हाँ, इसके साथ जुड़ा रहेगा। आप समझ रहे हैं ना, अमोनिया वाटर के अंदर क्यों इतना ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है? कारण क्या होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर्मेशन करेगा, इसलिए, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोला गया? 1 volume of water dissolve 1300 volume of ammonia at 0 degree centigrade and 1 atm pressure। तो देख रहे कितना हाईली डिसॉल्व हो रहा है। 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर कहने का मतलब 1 लीटर अगर पानी लेते हैं तो उसमें 1300 लीटर जो है अमोनिया डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, 1300 लीटर अमोनिया डिसॉल्व हो सकता है। कब? 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें, रूम टेम्परेचर, तो बताइए इसका जो सॉलिबिलिटी है वो बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। रूम टेम्परेचर पे बढ़ेगा, हीट ज्यादा होगा। है? हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना तो वैसे केस में जो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होता है। ऑफ गैस है ये डिक्रीज करेगा। कहाँ पढ़े हैं? सर रॉल्स। हेनरीज लॉ, यस सर, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, और उसके बाद जाके आप पढ़े होंगे राउल्ट्स लॉ में इसी चीज। यस सर। तो हेनरीज लॉ यही होता है। तो जब हम रूम टेम्परेचर पे बात करेंगे कि अमोनिया ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है, तो नहीं, कम डिसॉल्व होगा। कारण क्या है? टेम्परेचर बढ़ गया। रूम टेम्परेचर इज अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो वैसे केस में आप कह सकते हैं कि जो सॉलिबिलिटी है वो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि बेसिकली अमोनिया क्या होता है? गैस, ठीक है, ये गैस होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। और अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दिए तो, अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दिए तो सॉलिबिलिटी तब बढ़ जाएगा, तब बढ़ जाएगा। उसके पीछे भी जोड़ेंगे कौन? ना। उसके पीछे भी हेनरीज लॉ, ठीक है, तब भी हेनरीज लॉ। चलिए फोर्थ नंबर, इट कैन बी इजिली लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अगर आप प्रेशर अप्लाई कर देते हैं यानी बढ़ा देते हैं तो जो अमोनिया लिक्विड फॉर्म में हुआ करता है, सॉरी गैसियस फॉर्म में हुआ करता था, वो आराम से लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है। कारण क्या है ना इसके पीछे, कि अमोनिया जो होता है ये खुद में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का एबिलिटी रखता है, समझते हैं? ये खुद में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का एबिलिटी रखता है। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन ही चाहिए ना, अब वो चाहे वाटर का रहे या फिर NH3 का रहे, तो ये आराम से बॉन्ड बना सकता है। बस क्या होता है, इसको एक प्रॉपर इनिशिएशन चाहिए। इस पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो होगा एक दूसरे के नजदीक आएगा। अगर एक दूसरे के नजदीक मॉलिक्यूल्स आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना आसान हो जाता है, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो मेरा जो गैस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और लिक्विड में कन्वर्ट होने के कारण, ठीक है,
आप ये कह सकते हैं कि ये इजिली लिक्विफाई हो रहा है। आप लोग स्टेट ऑफ मैटर पढ़े हैं, गैसियस स्टेट? यस सर। बहुत रुक के जाया कि कहीं सर कुछ पूछ मत दे, ठीक है। हम बस एक चीज पूछना चाहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कभी पढ़े थे? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सर याद नहीं है। चलिए, नहीं याद है तो छोड़ देते, तब हम क्या इसमें बताएंगे आपको। इसीलिए जानते हैं 11 क्लास बोलता है आदमी हमेशा पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। 12 में आपका 11 सिलेबस नहीं भी आ रहा है, फिर भी मेरा सजेशन है कि कॉपी खोल के आप पढ़ें, जरूर पढ़ें, ठीक है। सब उसी के बेसिस पे कॉजेज आता है। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी का बात करते हैं। तो देखिए क्या, इट इज हाईली स्टेबल। हाँ बिल्कुल स्टेबल है। कारण क्या है ना कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बनाने के लिए बहुत एक्सट्रीम फैक्टर्स लगा। इसका मतलब अमोनिया जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल हो जाए, ठीक है, स्टेबल होगा। अच्छा, उसके बाद क्या बोला, इट डिकम्पोजेज इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, डिकम्पोज हो सकता है एट रेड हॉट और व्हेन इलेक्ट्रिक स्पार्क। याद है स्पार्क और आर्क बताए थे आपको क्लास में? यस सर। ठीक है, जब पास किया जाता है। तो आप वैसे भी सुने होंगे कि जब कभी भी किसी एक बंद कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करा के अमोनिया बनाते हैं, और बाय द वे अगर कहीं से इसको स्केप नहीं कराया गया, रोक दिए, तो वैसे केस में रिएक्शन मेरा रिवर्सिबल हो जाता है ना? यस सर। ये रिवर्सिबल होता है बस इसी कारण से, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या हुआ कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कंडीशंस प्रोवाइड किए, अमोनिया बना दिया। अगर अमोनिया बाहर नहीं निकला तो अमोनिया ही क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा, और प्रेशर जनरेट करेगा तो वापस किसमें डिकम्पोज हो जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। उसके लिए आपको रेड हॉट मतलब बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए। तो ऑलरेडी आप टेम्परेचर तो देके रखे थे ना, 720 केल्विन से 800 केल्विन, याद आया? जब आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बना रहे थे उस समय आप ये टेम्परेचर तो दे के रखते हैं ना। तो ये टेम्परेचर क्या ऐसा है कि ये पहचानता है कि हमको रिएक्टेंट पे ही काम करना है, हमको प्रोडक्ट पे नहीं काम करना है? टेम्परेचर तो सबके लिए है। तो क्या होता है कि ये जुड़ के NH3 बनाया, अगर आप इसको बाहर नहीं निकालेंगे तो वापस यही टेम्परेचर NH3 को क्या करता है, डिकम्पोज कर देगा, और वो वापस हमको N2 और H2 प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये हो गया एक बार। बाय द वे आप किसी एक कंटेनर में पूरा का पूरा अमोनिया लेके आए हैं कहीं से, और आप इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिकल स्पार्क करवा रहे हैं तो NH3 क्या होगा, डिसोसिएट होता जाएगा, और डिसोसिएट होके N2 और H2 देगा। और केवल अगर आप अमोनिया लेके आए हैं और इलेक्ट्रिक स्पार्क दे रहे हैं, वैसे केस में ये रिवर्सिबल नहीं होता है। समझे क्या बोले? अगर आप हीट दीजिएगा तो ये रिवर्सिबल होगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल स्पार्क देंगे वैसे केस में ये रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। ये रिवर्सिबल नहीं होगा कौन से केस में, जब आप इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे। क्या आपको समझ में आया क्या बोले अभी? महफूज, हाँ ठीक है, माइक बंद कर, ठीक है बंद कर दीजिए, नहीं आंसर देना है तो बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये है ऐसा कुछ फैक्टर्स जो हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया देता है, अगर हीट हम लोग कम नहीं किए या उसको एस्केप नहीं किए, रिवर्सिबल हो जाएगा। अगर आप अमोनिया में केवल इलेक्ट्रिक स्पार्क पार कर रहे हैं तो वो डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन देगा, जो रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। अगला नेचर, अगला अपने पास है बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। तो हम लोग जान रहे हैं कि अमोनिया का बेसिक नेचर किसके कारण होता है, उसके लोन पेयर के कारण होता है। तो मान लीजिए अगर अमोनिया है जिसमें कि वो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और इसके पास एक लोन पेयर है, अगर इसके पास एक H+ आया, बोलिए H+ में कितना इलेक्ट्रॉन होता? एक भी नहीं। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। अगर Yes, इसके sir. पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये नाइट्रोजन इसको डोनेट कर सकता है, डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये फॉर्मेशन करता है अमोनियम का। ये क्या बनाया, अमोनियम आयन बनाया, अमोनियम आयन। और चार्ज किसके ऊपर डेवलप होगा, नाइट्रोजन पे कि हाइड्रोजन पे?
नाइट्रोजन पे। पे सर। नाइट्रोजन के ऊपर, यही होता है अमोनियम आयन। क्या आपको हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज दिखा यहाँ से यहाँ? नहीं सर। कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि अमोनिया इज लुईस बेस, हम लोग को पता है, एक्सेप्टिंग प्रोटॉन टू फॉर्म अमोनियम आयन। एक्चुअल में ये बात जो भी बोले, मगर पॉजिटिव कहीं नहीं जाता रिएक्शन करने, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव कहीं नहीं जाता रिएक्शन करने, रिएक्शन करने हमेशा कौन जाता है? नेगेटिव। कारण क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो वहां पे हमेशा इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होता है। तो पॉजिटिव कहीं नहीं जाता रिएक्शन करने, बल्कि रिएक्शन करने कौन जाता है? नेगेटिव। तो अगर हम लोग करेक्ट करके बोले तो अमोनिया का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ के पास जाएगा। इसी को दूसरे टाइप से बोलते हैं कि H+ जो है इज एक्सेप्टेड बाय अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम आयन, ठीक है। अब उसके बाद ये चीज तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं ना, NH4Cl का डिस्कशन हो रहा था, उसी समय इसको हम बताए थे आपको, ठीक है। तो ये ऑलरेडी है ना बात हो चुका है। देखिए क्या बोल रहा है, थिक व्हाइट फ्यूम बनता है किसका? अमोनियम क्लोराइड का थिक व्हाइट फ्यूम। ये क्या होता है थिक व्हाइट फ्यूम? नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, जान लीजिए, सुनिए। फिल्म में देखे होंगे कभी कभार कोई आता है, कुछ याद आता है तो नीचे पूरा धुआं धुआं हो जाता है। हाँ हाँ यस। और पता है वहां पे फ्यूम इंजेक्टर और एक्सट्रैक्टर दोनों रहता है। वो क्या सर करता है क्या ना, मतलब? एक्चुअल में इसी को यूज करता है। थिक होने के कारण ये ऊपर नहीं उड़ता। तो देखिएगा हीरो हीरोइन जो भी होते हैं उनके चेहरे के पास आपको धुआं नहीं दिखेगा, धुआं उनके पैरों के नीचे रहता है, ठीक है, पाँव के पास रहता है। कारण क्या है? उसका डेंसिटी हाई होता है, ठीक है, वो गैस है, वो फ्यूम है, मगर उसका डेंसिटी हाई होता है, इस कारण से वो नीचे नीचे ही रह जाता है। और वो जो एक्सट्रैक्टर होता है ना, उसमें इन्हीं दोनों को मिला दिया जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है, वो बाहर की तरफ धुआं छोड़ देता है। तो मुश्किल से वो 1 से 2 फीट ऊंचाई तक रहेगा, उसके ऊपर वो नहीं जा पाता है क्योंकि वो थिक होता है, वो हाईली डेंसाइल होता है। इसी कारण से याद आ गया कहाँ पे हम लोग देखे हैं इसको? हाँ सर फिल्मों में। फिल्मों में। कोई कोई तो ये सोचता होगा कि हीरो है हीरोइन है तो शायद बादल पे जाके शूटिंग कर रहा होगा, नहीं? तो इतना पागल नहीं। अच्छा, ये सब समझते हैं, चलिए ठीक है। सर सर हाँ बोलिए ना। सर थोड़ा स्लाइड ऊपर करिए ना थोड़ा। 1 मिनट कर रहे हैं। और सर एक से बस यहीं रुके सर। हाँ सावन कुछ पूछना है? हाथ उठाए हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं। आशुतोष भी हाथ उठाए। सर अब तुरंत नीचे कर दिए। तो कुछ पूछना है? आई हेलो हो रहा है लग रहा है। हाँ ये भी हो सकता है, और नहीं तो सूरज, सूरज है कि नहीं है? नहीं तो सूरज जनता पार्टी का है ना, चुनाव भी चल सकता है। नहीं सर अभी तक वो बोल देता बेचारा। देखिए ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन? अमोनिया का। तो NH3 का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। तो सिंपल हमको मेटल मिल गया, नाइट्रोजन गैस निकल गया और इसके साथ वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन के बारे में नो कमेंट, आप याद रखें। जब भी कॉपर ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड जो है अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, वैसे केस में नाइट्रोजन गैस मेनली रिलीज करता है, मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है और उसके साथ वाटर रिलीज होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, ये बस रिएक्शन ऐसा होता है, तो इसलिए हम आपको है ना और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, उसको बस याद रखना होगा, ठीक है। सर 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 थोड़ा सा सर फिर से स्लाइड ऊपर अच्छा फिर से। से ऊपर करते, दिख रहा है? सर 1 सेकंड सर 2 मिनट। हाँ ठीक है, हमको बस यही काम है यूजेस में। Liquid ammonia is used in refrigeration on account of its large heat of evaporation. लिक्विड अमोनिया कहाँ यूज हो रहा है? रेफ्रिजरेशन में।
कोई भी चीज जमाने के लिए, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर ही। इसका तो वहाँ पे मतलब होता है HFC चलता ठंडा है ना? करना, इसका मतलब होता है किसी चीज को जमा देना। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स लार्ज हीट ऑफ इवेपोरेशन, हमको ये नहीं समझ में आया, कोई समझाएगा लार्ज हीट ऑफ इवेपोरेशन? सर मतलब वो ज्यादा हीट देने से वो ज्यादा इवापोरेट करता होगा, ऐसा कुछ? वो करता होगा। अच्छा, क्या करता मतलब है ये? करता है सर। देखिए, मान लीजिए जैसे आप किसी एक कंटेनर के अंदर लिक्विड अमोनिया रखे हैं, ठीक है, क्या होगा? ये वोलेटाइल होने के कारण इवेपोरेट करेगा, ये इवेपोरेट करेगा, ठीक है। जैसे कहीं वाटर गिर जाता है तो कैसे इवेपोरेट हो जाता है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं भी पूछेंगे तो क्या होगा, इवेपोरेट होकर सूख जाए, ठीक है, बस वैसा ही। अब इसको है ना बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए इवेपोरेट होने के लिए। कहने का मतलब, आप अगर रेफ्रिजरेशन के लिए किसी कंटेनर में लिक्विड अमोनिया डाल के रखे हैं, काफी दिन तक ये ऐसे ही लिक्विड अमोनिया बना रहे। आप जानते हैं एसी में है ना हमेशा गैस भराना पड़ता है लगभग हर एक साल में। यस सर। मगर रेफ्रिजरेटर में कभी सुने हैं किसी को गैस भराते? नो सर। नो सर। सर उसमें तो जब तक HFC उसका हो जाता है ना? कंपार्टमेंट टूट नहीं जाता, जो कि आइस बनाता है, जब तक वो कंपार्टमेंट टूट नहीं जाता, अगर देखिएगा तो वहां पे क्या होता है ना, कॉपर का ऐसे ऐसे कॉइल लगा रहता है। कॉइल मतलब वो नहीं, पाइप Yes. लगा रहता है, पाइप को घुमा घुमा के बनाया रहता है, ठीक है, वो कॉइल लगा रहता है। अगर उसमें डिफ्यूज नहीं हुआ, वो टूटा नहीं, उसमें छेद नहीं हुआ, कभी भी है ना इसमें लिक्विड माने कोई भी गैस भराने का जरूरत नहीं होता। और अगर वो खराब हो गया तब जाके आपको सजेशन दिया जाता है कि आप उसमें गैस भराइए। एक्चुअल में गैस नहीं भरता, क्या भरता है वो, लिक्विड अमोनिया भर देता है। और लिक्विड अमोनिया एक बार डाल देने के बाद, क्योंकि इवेपोरेशन इसका होगा नहीं, और इवेपोरेशन नहीं होगा तो जैसे कंपार्टमेंट में डाला गया है, जैसे कॉइल में डाला गया है, वो वैसे ही बना रहता है। और रेफ्रिजरेटर काफी दिनों तक ठंडा करता रहता है, यहाँ तक कि वो अपने लाइफ टाइम तक भी है ना ठंडा करेगा। दरवाजा हाथ में आ जाएगा मगर ये ठंडा करना छोड़ेगा नहीं, ठीक है। ये होता है रेफ्रिजरेटर के साथ। और एसी के साथ ये एक दिक्कत वाली बात है, लगभग हर एक ईयर इसमें है ना गैस भराना पड़ता है, ठीक है, ये इसके साथ दिक्कत वाली बात। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगली बार कोई एसी में गैस भरने आएगा तो उसको बोलिएगा कि भैया लिक्विड अमोनिया डाल दीजिए, ठीक है, वो डालेगा ही नहीं, उसके पास रहता नहीं। समझ में आया? हाई या लार्ज हीट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब, इट नीड्स very huge amount of temperature or heat to convert from liquid to gas. लिक्विड से गैस कन्वर्जन के लिए उसको बहुत ह्यूज अमाउंट में हीट का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं लार्ज हीट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। सर अमोनिया से स्किन भी डैमेज होता है क्या? अमोनिया से स्किन डैमेज नहीं होता है। अमोनिया से क्या होता है ना कि बेसिकली वो तो एलर्जी का आदमी का बात ही अलग हो गया ना, वो एक्सेप्शनल होता है, बहुत ज्यादा ठंडा। एलर्जी का बात अलग हो गया। नहीं तो अमोनिया अगर रहेगा ना तो वो क्या करता है कि प्रोटीन्स को डैमेज करता है, समझे। अब आपके शरीर में प्रोटीन कहाँ है? सेल्स के अंदर सर। नहीं, उतना अंदर जाने का जरूरत नहीं। और बाहर बाहर कहीं कुछ मसल्स में, हेयर में, अंदर जाने का जरूरत नहीं। सर मतलब खाने पीने में सर पूछ नहीं, रहे वो हैं। अंदर जाने का जरूरत नहीं है। हम बोले बाल में। शरीर के अंदर नहीं जाना, शरीर के बाहर, बाल में। आउटर सरफेस पे सर जो तो बाल बाल में सर, बाल में होता है ना सर। तब तो ये आपको नहीं याद आया। आप सुने होंगे जो हेयर कलर्स होता है उसमें बोलता है अमोनिया फ्री, गार्नियर वाला, हाँ हाँ ये सर। ठीक है। वो क्या करता है ना कि हम लोग के हेयर को डैमेज करता है। और बताइए हम लोग के पास कहाँ पे प्रोटीन होता है? सर नेल्स में होता होगा Cells सर। में होता है, ठीक है। ये सब है ना, ठीक है, डेड सेल्स है मगर ये प्रोटीन्स है। आप प्रोटीन लेना बंद कर दीजिए, आपका बाल बढ़ना भी बंद हो जाएगा, आपका नाखून बढ़ना भी बंद हो जाएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो बाल कटाते रहिए आराम से, और नाखून भी काटते रहिए आराम से, ठीक है। समझ रहे हैं? तो हम वही बाहर का बात कर रहे हैं, कभी अंदर का बात नहीं। अंदर का बात केवल है ना बायोलॉजी में होता है, बाकी कहीं पे शरीर के अंदर का कोई बात नहीं होता है।
ठीक है, सब बाहर बाहर में ही काम हो जाता है। तो देखिए अगर हम लोग के पास प्रोटीन्स है तो प्रोटीन को कौन हार्म करेगा, अमोनिया हार्म करता है, ठीक है, प्रोटीन को अमोनिया हार्म करता है। बस खाने पीने पे तो जाइएगा मत। हाँ, आइए, अमोनिया इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड in the laboratory in qualitative and quantitative analysis। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहने का मतलब हो गया कि एक केमिकल रिएक्शन के बाद हमको अगर कोई एक प्रोडक्ट मिल रहा है तो कितने अमाउंट में मिलेगा। आपको याद आया लिमिटिंग रिएजेंट, आप पढ़े थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट में। हाँ यस सर। ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट जो होता है वो एक्चुअल में क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। फिर इसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस कि मतलब उसका कैरेक्टर क्या होगा, क्या क्वालिटी होगा, कितना वो प्योर है, इन सब के एनालिसिस में किसको यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, कोई बता सकता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? सर अमोनिया को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये क्या बना के देगा, ये एक बार देख लीजिए तो थोड़ा सा सोच के आंसर दीजिएगा। सही है? हाँ यस सर। ठीक है, तो ये स्मॉल अमाउंट में ऐसे फॉर्मेशन कर देता है। जब भी आप अमोनिया को वाटर के अंदर डालेंगे वो क्या करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। ये कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं, ठीक है। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, प्योर बेस, और ये तो एम्फोटेरिक होता है ना, तो अगर इसके सामने एक स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, बेस अमोनिया जो है वाटर से ज्यादा बेसिक कैरेक्टर का होता है, ठीक है, अगर ये ज्यादा बेसिक कैरेक्टर का है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा, और एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये अपना H+ निकाल के इसको दे देगा, ये बनाया NH4+, और पीछे क्या छूट गया था OH-, वो आके जुड़ जाएगा NH4OH बन जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? कुछ दिक्कत है किसी को? चलिए ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन आप यहाँ भी देखते हैं ना तो आपको पता चल जाता कि हो क्या रहा है। खैर हम बार बार बोले हैं अर्जुन मत बनिएगा, इधर उधर थोड़ा देखते चलिएगा, खाली आंख देखने से ना वो अर्जुन को ही फायदा हुआ था, बाकी किसी को फायदा नहीं होता, ठीक है। आगे 3rd नंबर, अमोनिया इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क। जनरल तौर पे सिल्क जो है वो वर्म से मिलता है, मगर हम लोग को वो मिलना काफी मुश्किल होता है। इस कारण से क्या किया जाता है कि अमोनिया को यूज करके आर्टिफिशियल सिल्क मिलता है। अगर आप प्योर सिल्क खरीदेंगे ना तो वो काफी ज्यादा महंगा होता है, तो आदमी उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर उसको चाहिए सिल्क, तो क्या करता है कि आर्टिफिशियल सिल्क बना के दे देता है, बोलता है सिल्क है ना, आर्टिफिशियल रहे या फिर है ना वो नेचुरल। तो बस यही चीज है, समझ गया होंगे। सिल्क का साड़ी भी है ना आपको 1000 रुपए के करीब मिल जाता है, तो ये सब क्या होता है, आर्टिफिशियल सिल्क होता है। काफी अच्छा खासा इसका रोजगार धंधा चलता है, जाने दीजिए, हम लोग है ना अभी बिजनेस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे, इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर रिमूविंग ग्रीस। जहां पे ग्रीस लग गया उस जगह पे साफ करने के लिए किसको यूज किया जाता है, लिक्विड अमोनिया को यूज किया जाता है, ठीक है। अमोनिया को यूज करेंगे, अब ऐसा नहीं कि गैस का फुहारा मार रहे हैं तो ग्रीस हट जाएगा, वो लिक्विड अमोनिया ही चाहिए, उसको धोना पड़ता है, ठीक। ये कोई बड़ा चीज नहीं है और ये सब कहीं पूछा नहीं जाता, मगर 1st और 2nd ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं फास्फोरस पे, अपने पी ब्लॉक का 2nd एलिमेंट फास्फोरस, नाइट्रोजन खत्म, उसका कंपाउंड वगैरह सब खत्म, ठीक है। फास्फोरस कोई कॉन्फ़िगरेशन बताएगा एटॉमिक नंबर 15 के साथ? किसी को नहीं याद? सर नियॉन 2s3 चुप रहो ना। देखिए आप लोग है ना इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस को बीच में मत लाइएगा, अप टू 30 तक इनर्ट गैस को बीच में मत लाइएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d नॉट। यहाँ काम का चीज कौन है, 3p3, मगर जरूरत पड़ने पे फास्फोरस क्या करता है, पूरे 3rd सेल को यूज करता है और अपना ऑक्सीडेशन नंबर जो है
ये +5 से लेके कहाँ तक शो कर सकता है, -3 तक शो कर सकता है। एक कंपाउंड बनाइए, बताइए जिसमें ये +5 शो करता है, एक कंपाउंड। सर PCl P2O5। P2O5 नहीं बनता, सर PCl5 PCl5। और एक कंपाउंड बनाइए, बताइए जहां पे है ना वो -3 शो करता है। सर PCl3। फॉस्फीन सर। PH3 फॉस्फीन, ठीक है। PH3 में -3 शो करता है और PCl5 में +5 शो करता है। एक्सट्रीम, कभी भी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से ऊपर नहीं हो सकता। सर P2O5 क्यों नहीं सर? ये नहीं उसमें फॉर्म भी कर तो- पाता, ठीक है। कारण क्या है ना कि 5 ऑक्सीजन को हेल्ड करने के लिए इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उतना सफिशिएंट नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन एस्केप कर जाता है, समझे। तो ये Yes, बना ही sir. नहीं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे थे कि +5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करेगा और -3 से कम नहीं शो करेगा, इसके बीच का शो करेगा। और आपको यहाँ पे एक और बात बता रहे हैं, अभी देखिएगा, वो आगे चल के हम लोग मेनली पढ़ना है हम लोग को हेलोजेंस में, मगर यहाँ देख रहे हैं तो समझिए। ऑड से स्टार्ट होके ऑड पे खत्म हो रहा है ना, अरे ऑड नंबर से स्टार्ट होके ऑड नंबर पे खत्म। तो इसका जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जनरल ऑक्सीडेशन यस स्टेट सर। वो ऑड्स होगा। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑड्स होगा। यानी +5 के बाद +3 शो करेगा, +4 नहीं शो करेगा। +3 के बाद अगर शो करेगा तो +1 शो करेगा। हाँ, 0 शो कर सकता है, क्योंकि अपने एलिमेंटल स्टेट में हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। फिर उसके बाद ये -1 शो कर सकता है और -3 शो कर सकता है। सबसे जनरल कंबाइंड फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये होता है। ये मतलब आप देखें, +5 +3 और -3, +5 +3 और -3, सबसे ज्यादा कंपाउंड इसका एग्जिस्ट करता है। 0 कब, अपने एलिमेंटल स्टेट में। -1 +1 बहुत रेयर, ठीक है। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऑड से ऑड चलता है तो जनरल तौर पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कंबाइंड फॉर्म में ऑड्स ही होता है। अब ऑक्सीजन का हम बोलेंगे तो आपको क्या लगता है, ऑड्स होगा या इवेंस होगा? नहीं सर पता, इवन होगा उसमें। इवन होगा। सब इवन होगा। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है तो वो +6 से -2 तक शो करता है, तो इवन टू इवन, इस कारण से वो हमेशा इवन शो करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हर एक जगह एप्लीकेबल है, ये केवल पी ब्लॉक का बात नहीं, ठीक है, हर जगह एप्लीकेबल। देखिए यहाँ पे अब आ गया टाइप्स या कहे तो एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। क्या आपको हम ये बताए थे कि फास्फोरस अपने एलिमेंटल स्टेट में अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलता है? हाँ सर बताए थे। ये फॉस्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस मतलब कि किसी एक फॉस्फाइड को क्या किया गया कि उसको प्योर किया गया और वहां से फास्फोरस ऑब्टेन किया गया। तो फास्फोरस का 3 एलोट्रॉप, एक एलोट्रॉप होता है व्हाइट, दूसरा होता है रेड और तीसरा होता है ब्लैक। जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी उसका डिक्रीज करता है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा फास्फोरस, व्हाइट, उससे कम रिएक्टिव रेड और एकदम न्यूट्रल पड़ा रहता है कौन, ब्लैक। अगर व्हाइट फास्फोरस है तो वो अपने में क्या होता है, सेल्फ कंब्यूट होता है, सेल्फ कंबशन होता है और बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अगर आप इसको नहीं रोकिएगा ये धीरे धीरे क्या होगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप नहीं रोकिएगा तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक। तो ये एलोट्रॉप अपने आप में खुद से चेंज होता है। मगर कोई ये बोलेगा कि सर उल्टा जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। व्हाइट सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो रिएक्शन करते करते अपने आप को न्यूट्रलाइज करता है, रेड में कन्वर्ट, न्यूट्रलाइज करता है, ब्लैक में कन्वर्ट। मगर ब्लैक से आप व्हाइट नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। वो पढ़ते चलेंगे आगे, हम लोग पढ़ते चलेंगे। देखिए
व्हाइट फॉस्फोरस, आपको बार बार फॉस्फोरस का हम स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखाए थे जब भी बात किए थे, आपको याद है? नहीं, आवाज आई क्या? यस सर। हाँ yes sir. बीच में रुक गया था। देखिए फॉस्फोरस बेसिकली ऐसे रहता है, बेसिकली ऐसे रहता है, Yes sir. यहाँ बना हुआ है। मगर क्या P4 एक अकेला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? नहीं सर। तो ये जो बीच वाला बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है, और ये बॉन्ड टूट के उल्टे डायरेक्शन में निकल जाता है। उल्टे डायरेक्शन में मतलब आप समझ रहे हैं किधर जाएगा? बाहर की तरफ। ये बॉन्ड ऐसे ही रह जाता, और यहाँ वाला जो बीच का बॉन्ड था ये बाहर की तरफ चला गया। फिर ऐसे ही P4 के साथ जुड़ा, इसका भी बॉन्ड बढ़ा, फिर P4 के साथ जुड़ा, इसका भी बॉन्ड बढ़ा। ऐसे ढेर सारा फॉस्फोरस एक साथ कंबाइंड होता है। जब हम लोग हाथ में लेते हैं कि हाँ देखो मेरे पास फॉस्फोरस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा ऐसा P4 बहुत सारा एक दूसरे के साथ कंबाइंड होता है। अच्छा, अगर ये चाहे तो इस वाले बॉन्ड को भी ओपन कर लेता है इधर और इधर, समझे? ये डिपेंड करता है कि इसको मन है कि नहीं रिएक्शन करने का। तो अगर व्हाइट फॉस्फोरस है तो बोलिए इसको मन है रिएक्शन करने का कि नहीं है? Yes sir. क्योंकि ये रिएक्टिव होता है, इस कारण से ये हर बार चाहता है कि हम रिएक्शन कर ही ले, ठीक है। इसलिए ये अपना ये जो बीच का बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्रॉस जो चल रहा है, ये क्रॉस जो चल रहा है, इसको ओपन करने का टेंडेंसी होता है, इसको ओपन करने का टेंडेंसी फास्फोरस के पास होता है। तो ये हुआ एक P4 मॉलिक्यूल, ये हुआ एक P4 मॉलिक्यूल। अच्छा, इसके बारे में कुछ बात बोला गया नीचे देखिए, व्हाइट फास्फोरस एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट P4, मतलब एक अकेले P4 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। इट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल के पीछे कारण 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर दिखा क्या? Yes. ठीक है, इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल क्या होता है, 60 डिग्री इंस्टेड ऑफ 109 डिग्री। ये 60 डिग्री, 60 डिग्री। कारण क्या है कि देखिए इधर से भी बॉन्डेड है, इधर से भी बॉन्डेड है और इधर से भी बॉन्डेड है। एक फास्फोरस 3 फास्फोरस एटम के साथ बॉन्डेड है, इस कारण से एंगल क्या शो करता है, 60 डिग्री। और आपको शायद सर है ना, सर जब पढ़ाए होंगे तो ऑर्गेनिक में बताए होंगे, किसी भी क्लोज स्ट्रक्चर का एंगल अगर 60 डिग्री होता है, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। किसी भी क्लोज स्ट्रक्चर का अगर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, मोस्ट रिएक्टिव। मान लीजिए ऐसे 180 है, आप कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, 60 पहुंच गए। 60 के बाद अगर आप कम करने का सोचेंगे ना, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा, देख रहे हैं, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। तो इस कारण से कोई भी बॉन्ड एंगल 60 से कम नहीं हो सकता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे एक्सट्रीम केस क्या होता है, 60। और अगर एक्सट्रीम केस है 60, तो सोच के देखिए ये स्टेबल की अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, हाईली। Angle strain के कारण। और अगर ये अनस्टेबल होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा कि कम रिएक्टिव होगा? Reactive. ज्यादा रिएक्टिव होगा। इस कारण से जो फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस है, उसका ज्योमेट्री ही उसके रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अच्छा देखिए आगे क्या बोला, विथ दिस बॉन्ड एंगल व्हाइट फास्फोरस इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रेन। समझते हैं इसका मतलब? नहीं पता? Yes sir. Yes sir. बहुत लेट रिस्पॉन्स आता है, हम सोचे नहीं पता। सर वो एंगुलर स्ट्रेन। हाँ हाँ, एंगुलर स्ट्रेन। हम सर बेसिकली एंगल क्या स्ट्रेन बात कर बहुत रहे हैं ज्यादा ना, होता है तो। बहुत कोई बोलता है कि मेरे सिर में जानते हो आज बहुत दर्द है, कोई पूछा क्यों, क्या हुआ, तो वो क्या बोलता है, अरे बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली बॉडी के लिए यूज होता है, और स्ट्रेन जो होता है ना वो माइंड के लिए यूज होता है, कि दिमाग पे बहुत ज्यादा बोझ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो थोड़ा सा शांत आदमी नहीं है, वो बौखलाया हुआ है। समझते हैं ना जनरल लैंग्वेज में, बौखलाया हुआ आदमी का मतलब वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और यही सब कारण है यहाँ पे भी। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपका नेटवर्क खराब हो गया सर। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? सर वीडियो भी नहीं आ रहा है। आवाज वीडियो कुछ नहीं आ रहा है?
सर कुछ आया ही नहीं, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी आया क्या? कट रहा सर। यस सर आ रहा है। मतलब धीरे धीरे आ रहा है ना? यस सर। पहुंच जाएगा। हुआ क्या ना कि रूम का दरवाजा बंद हो गया। अब दरवाजा बंद हो जाता है तो समझ रहे हैं ना कि ब्रॉडबैंड जो चलता है वो भी तो वेव पे चलता है ना, वेव पे। तो वेव के बीच में क्या हो जाता है, हिंड्रेंस आ जाता है। अरे बहुत सारा टेक्निकल बात होता है। आइए देखते आगे। कोई हमको मैसेज किया है, सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी आ रही है ना, बढ़िया। देखिए यहाँ पे वही अभी हम आपको समझा रहे थे कि 60 डिग्री एंगल पे अगर वो आ गया, उसके बाद भी अगर आप नहीं रोके उसको मोड़ना तो वो टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री पे उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है और इसी कारण से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना इसका मतलब ये लेस स्टेबल होता है। ठीक है, आगे का बात। बी नंबर, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट फास्फोरस इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग हम लोग के पास टेम्परेचर यही चलता रहता है घर में। तो अगर आप व्हाइट फास्फोरस कभी अपने बेड के नीचे अंधेरे में, जरूरी नहीं बेड के नीचे, हम बोल रहे हैं अंधेरे में, अंधेरे में डाल देते हैं, आप जाइएगा आपको व्हाइट फास्फोरस दिख जाएगा। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस आपको दिख जाएगा। क्यों? कारण क्या है, वहां पे फ्लोरेसेंट नहीं होता है। वर्ड बहुत संभाल के यूज कीजिएगा। फ्लोरेसेंट नहीं होता है, क्या होता है, फॉस्फोरेंट होता है। ठीक है, फॉस्फोरेंट। फॉस्फोरस में कौन सा नेचर, फॉस्फोरेंट। इस कारण से ये क्या होता है ना, इग्नाइट करता रहता है, जलता रहता है, कंब्यूट होता रहता है, तो हम लोग को दिखता है। ठीक है, आगे। इट इज हाईली रिएक्टिव एंड व्हेन, सेम बात। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेम बात। देखिए लास्ट में क्या लिखा, व्हाइट फास्फोरस ग्लो इन डार्क। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो चमकता है, वो क्या होता है, कंब्यूट होता है, उसमें कंबशन प्रोसेस चलता है, उसका ऑक्सीडेशन होता रहता है। इस कारण से हीट जो निकला तो हम लोग को दिखता है कि वो ग्लो करता है। मान लीजिए अगर हम डाल दिए, डेली देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, 1 महीना के बाद वो दिखना बंद हो जाएगा। कारण पूरा का पूरा कंब्यूट होके वो ऑक्साइड अपना बना लिया, इस कारण से अब नहीं दिखेगा हम लोग को। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर नया खरीद के लाते हैं। ठीक है, सी नंबर, because of high reactivity of white phosphorus it is stored on H2O। एक्चुअली में इन होगा, ये कहाँ रहता है, वाटर के अंदर डिप करके रखा जाता है। पानी में रहेगा तो बचा रहेगा, जहां हवा में आप डाल दिए धीरे धीरे क्या होता है, ये कंब्यूट होता रहेगा, इग्नाइट होता रहेगा। ठीक है, डी नंबर, व्हाइट फास्फोरस स्लोली चेंजेस इनटू रेड एंड इट विल गेट येलो कलरेशन एंड फाइनली रेड। व्हाइट से पहले येलो हुआ और येलो से फिर रेड हो गया। इस पे तो हम ऊपर में ही बात किए ना, व्हाइट रेड में कन्वर्ट होगा और रेड उसके बाद ब्लैक में कन्वर्ट होगा, सेम वही। ई नंबर, इफ रेड फास्फोरस हैज लिटिल परसेंटेज ऑफ व्हाइट फास्फोरस इन इट एज इम्प्यूरिटी। क्या आपको पता है इम्प्यूरिटी किसको कहते हैं, इम्प्यूरिटी किसको कहते हैं, इम्प्यूरिटी? हिंदी, हिंदी नहीं चाहिए, हिंदी। शाहिद आवाज नहीं आ रहा है। में जिसका सर रिएक्शन में जिसका नीड नहीं हो वो, एकदम सही, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जिसका रिएक्शन में जरूरत नहीं है या किसी भी प्रोसेस में जरूरत नहीं है, वो जो एक्सटर्नल एजेंट होता है, चाहे वो कितना भी महंगा हो या सस्ता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एक ही नाम दिया जाता है, इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे रेड फास्फोरस अगर 100% होता देन इट इज कॉल्ड प्योर रेड फास्फोरस। अगर उसमें थोड़ा सा भी व्हाइट फास्फोरस आ गया मतलब उसमें इम्प्यूरिटी आ गया। और अगर आप व्हाइट फास्फोरस इसमें मिला देते हैं then it is purified by adding NaOH, white phosphorus undergoes reaction whereas red phosphorus not। तो मान लीजिए आप रेड फास्फोरस लेके चल रहे थे, आ रहे थे, ऊपर का ढक्कन खुला हुआ था, कोई मजाक में उसमें डाल दिया व्हाइट फास्फोरस। घर में आए, मम्मी बोली बाबू रेड फास्फोरस लाया, आप बोले हाँ, मम्मी बोली ना इसमें तो व्हाइट फास्फोरस भी तुम कहीं से डाल के लेके आया। आप बोले बस बस मम्मी थोड़ा दे, 5-10 मिनट हमको दो।
क्या किया आप, उसमें NaOH मिला दिए, NaOH मिला दिए, सारा का सारा व्हाइट फास्फोरस खत्म चला गया और रेड फास्फोरस वहां पे बच गया। तो अब रेड फास्फोरस का जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, व्हाइट का नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको एक चीज समझाते हैं, आप मैच स्टिक देखे, माचिस का तिल्ली? यस सर। यस सर। देखिए कोई कोई माचिस का तिल्ली जानते घिसते रह जाइए, हम ये नहीं बोल रहे भींगा हुआ, ठीक है, बहुत सारा वैरायटी आता है, बहुत सारा वैरायटी आता है। किसी किसी माचिस की तिल्ली को लेके घिसते रहिए, घिसते रहिए, घिसते रहिए, 5 बार घिसे तो एक बार जल गया। और कोई कोई माचिस का तिल्ली एक बार घिसते हैं लगता है आग लगा देगा। ठीक है, तो आपको भी पता है कि ये कॉस्टली होता है और आपको पता है कि इसका कॉस्ट लो होता है। ठीक है, इसका क्वालिटी भी लो होता है इसलिए इसका कॉस्ट भी लो होता है, इसका क्वालिटी अच्छा होता है इस कारण से इसका कॉस्ट भी हाई होता है। इसके अंदर क्या होता है ना, डिफ्यूज्ड, समझते हैं डिफ्यूज्ड का मतलब, हम बोले डिफ्यूज्ड व्हाइट फास्फोरस, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब लेस रिएक्टिव, ऑलरेडी वो रिएक्शन कर चुका है, उसको जो फास्फोरेंस शो करना था वो काम कर चुका है, अब वो रिएक्टिव नहीं रहा। उस वाले फास्फोरस का जो पाउडर होता है उसको मिलाया जाता है रेड फास्फोरस के अंदर। ठीक है, और रेड फास्फोरस में जब व्हाइट का कुछ भी पार्ट आ जाए, चाहे ये कितना भी रिएक्टिव कम हो जाए, ये हमेशा रेड से ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर इनिशिएशन आप देते हैं ना वहां पे फ्रिक्शन, तो ये क्या करता है, बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये सब चीज होता है जिससे भी इंडस्ट्री में केमिकल इंडस्ट्री में यही सब ना काम करता है। आदमी आज इसके अंदर ये डाला, उसके अंदर वो डाला, देखे होंगे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करता है, ब्लास्टिंग भी होता है, उसका बाल बाल खड़ा हो जाता है, देखे होंगे ये सब दिखाता है। ठीक है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही रिजल्ट पता चलता है कि क्या होगा क्या नहीं। ठीक, अगला, व्हाइट फास्फोरस इज हाईली पॉइजनस, नो कमेंट, छोटा सा बात है, याद रखिएगा। रेड फास्फोरस, देखिए रेड फास्फोरस में आपको वो बॉन्ड खुलता हुआ दिखा, ये वाला। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस जो था वो ऐसा था और रेड फास्फोरस जो है वो कैसा है, ऐसा है। आपको दिखा ये वाला बॉन्ड ओपन होता हुआ? हाँ सर। ठीक है, तो रेड फास्फोरस बहुत सारे फास्फोरस के साथ मिला रहता है, इस कारण से रिएक्टिविटी कम होता है। वैसे भी अगर आदमी समाज में रहता है ना तो उसका रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाता है, और अगर वो अकेला रहता है तो बहुत इधर उधर घूमता रहता है। बस वही बात है P4 के साथ ऑफ व्हाइट फास्फोरस और P4 के साथ ऑफ रेड फास्फोरस। ठीक है, क्या बोला रेड के बारे में, फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाइट फास्फोरस, बनता ही कहां से है व्हाइट फास्फोरस, कैसे बनता है, जब एक PP बॉन्ड तोड़ दिया जाता है तब जाके व्हाइट से रेड फास्फोरस का फॉर्मेशन होता है। बी नंबर क्या कह रहा है, लॉन्ग चेन ऑफ P4 molecule are formed and when compared with white phosphorus red phosphorus has more density। क्या आपको ये बात समझ में आया, more density? नहीं समझ, ठीक, कोई बात। देखिए ये व्हाइट फास्फोरस एक दूसरे से सटा हुआ और ये रेड फास्फोरस है। एक मिनट, ये रेड है। किसका लैटिस अच्छा बन रहा है, लैटिस, 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 हाँ सॉलिड पड़े, रेड फास्फोरस का लैटिस अच्छा बन रहा है। तो क्योंकि बॉन्ड बन गया एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, बॉन्ड बन गया, तो बॉन्ड बन गया तो ऑब्वियस सी बात है वो क्लोज होगा। और अगर बॉन्ड नहीं बना तो यहाँ पे वैंडरवाल फोर्स काम करेगा, और वैंडरवाल फोर्स उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना कि एक्चुअल बॉन्ड इफेक्टिव होता है। इसलिए ये सब काफी क्लोज होता है तो डेंसिटी ज्यादा होता है। आवाज रुके सर।
और व्हाइट का डेंसिटी सर आवाज नहीं आ रहा था आपका। एकदम नहीं आ रहा है। नो, तो बीच में पूरा नहीं, कर अब आ रहा है। अच्छा बस अभी आ रहा है। जब बोलते हैं नहीं आ रहा है तभी ठीक होता है, हमको लग रहा है क्योंकि मेरा भी दिखा रहा है और इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। 5 मिनट और ब्लैक तक पहुंचेंगे, आज का क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए ये यहाँ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ रेड फास्फोरस इज अराउंड 230। क्या आपको याद है व्हाइट फास्फोरस का इग्निशन क्या था? 30 था। 30 डिग्री 30। अगर व्हाइट फास्फोरस है तो उसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इग्निशन टेम्परेचर, और रेड का कितना हो गया? 230 डिग्री होता है इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, इस कारण से हम लोग को माचिस का तीली को घिसना पड़ता है। आइए ब्लैक में, ब्लैक फास्फोरस देख रहे हैं, सारा बीच का बॉन्ड खुल गया। यस सर। ऐसा व्हाइट था, ऐसा रेड हुआ करता था। अब ये वाला बॉन्ड भी है ना, ब्रेक कर गया, बाहर की तरफ खुल गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लैक फास्फोरस में। तो ब्लैक फास्फोरस में भी ऐसा नहीं है कि फास्फोरस मेरा 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा, फास्फोरस है तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो ये काफी अच्छा एक लैटिस बना रहा है, ये तो रेड फास्फोरस से भी अच्छा लैटिस बना रहा है। बस यही है स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर पूछा जाता है। ए नंबर, exist in the form of hexagonal layer like graphite। ग्रेफाइट की तरह हेक्सागोनल लेयर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कोई दूसरा बात, इट इज लीस्ट रिएक्टिव एंड हैज मैक्सिमम डेंसिटी। क्या आपको पता चला डेंसिटी इतना ज्यादा क्यों हो गया? नहीं, वही वाला पार्ट, इधर से भी बॉन्डेड, इधर से भी बॉन्डेड, ऊपर से भी बॉन्डेड, नीचे से भी बॉन्डेड। तो क्या आपको रेड से भी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस ब्लैक फास्फोरस में दिखा? इसी कारण से। ठीक है, अगला, ब्लैक फास्फोरस एग्जिस्ट एज सॉलिड ऑफ हाई डेंसिटी। हाँ, इसके हाई डेंसिटी का कारण हमको पता है, और ये सॉलिड क्यों होता है? क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होता है। उसके बाद बोला इट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें कमाल नहीं हो गया, इसके पास क्या होता है ना कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वो देखिए लैटिस के अंदर में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी एक एंड में देते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल किसी एक एंड में देते हैं, तो क्या होता है कि ये जो नेसेंट इलेक्ट्रॉन है ना, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करता है, और इसके मूवमेंट करने के कारण ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मगर बाकी दोनों का दोनों फास्फोरस कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि लैटिस के अंदर उसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवेबल नहीं होता है। बस इंटरकन्वर्जन ऑफ रेड एंड व्हाइट एंड रेड फास्फोरस अगले क्लास में करेंगे। आज ब्लैक तक ही रखते हैं, जो एलोट्रॉप्स है। आप लोग को थोड़ी देर में है ना इसका नोट्स दे देंगे, पढ़ के जरूर रखिएगा बुक में से। ठीक है, और नोट्स भी पढ़ के बैठिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस देंगे करने के लिए, पहले क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद ही पढ़ेंगे फिर। ठीक है, चलिए ठीक है, एंड करते हैं फिर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। Thank you, Thank you, sir. sir. Good night, sir. Thank you, sir.